हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग कि हाँ आप लोग जुड़ गए हैं। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट। जैसे कि शुरू में मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और सेकंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है। एक चीज और जानकारी देना चाह रहे हैं कि डेली बाय डेली जो भी लेक्चर चलता है उसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए, माइंड में थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। न समझ में आए तो एक ही चीज को बार बार देखा करिए। ठीक है। अक्सर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट, सॉरी फाइनल अकाउंट मतलब आर्थिक चिट्ठा, कि कितने अंग होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो 3 अंग होते हैं नॉर्मल एक बिजनेस में। एक चीज और भी पूछता है, जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है एक तरह से ये खाता होता है और यह भी हमारा खाता होता है, लेकिन जो बैलेंस शीट होता है एक विवरण होता है। विवरण मीन्स एक स्टेटमेंट होता है। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा, खाता है, विवरण है, दोनों है, कोई नहीं है, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो ये हमेशा समझ लीजिएगा कि बैलेंस शीट हमारा एक स्टेटमेंट है। दूसरी चीज, जो आर्थिक चिट्ठा है हमारा जनरली हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच बनाया जाता है। मतलब जितने भी हमारे आज के डेट में बिजनेस चल रहे हैं, लगभग 90% प्लस जो अकाउंट बनते हैं, मतलब बैलेंस शीट हमारा बनता है, वो ईयर चलता है। कुछ कुछ व्यवसायों में हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलता है, कुछ में कुछ और चलता है, अपना अपना तरीका। दूसरी चीज कि ये जो आर्थिक चिट्ठा बनाए जाते हैं ये सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होते हैं। मतलब कितनी इसकी टाइमिंग होती है? 1 ईयर। एक चीज और, अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि 1 साल ही होता है। भाई किसी की जरूरत पड़ी हाफ ईयरली भी बना सकता है, क्वार्टरली भी बना सकता है, मंथली भी बना सकता है, उसकी जरूरत। लेकिन सामान्यतः जहां तक बात की जाए तो वो हमेशा 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ये तो हमारे हो गए चिट्ठे के बारे में। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जो आर्थिक चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, रियल में होता क्या है? तो रियल में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब एक व्यापारी, ठीक ना, जब एक व्यापारी, उसके पास अपने जो व्यापार होते हैं, अपने व्यापार का मतलब अपना वो बिजनेस होता है, इस व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, जो विवरण, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी के लिए जो विवरण तैयार करता है, जो विवरण कब? इस फाइनेंशियल ईयर में जो विवरण क्या करता है? तैयार करता है, उसी को तो हम बैलेंस शीट बोलते हैं। इस बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? हमें अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी होती है। किस चीज के बारे में जानकारी होती है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी होती है। इसका कंपेयर एक हाथ की रेखा से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब हमको तो नहीं बनाना आता है, ठीक ना, ये सपोज करिए कि हाथ का आपका फिंगर है, हमसे उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बनता है। तो हाथ का ये फिंगर है, हाथ के फिंगर में देखते होंगे ऐसे रेखाएं होती हैं। तो देखे होंगे एक भविष्य वक्ता लोगों के हाथों की ये रेखा देखकर आगे के फ्यूचर के बारे में बताता है कि भाई आपके भाग्य में ये चल रहा है, इस समय नौकरी लगेगा, इस समय शादी होगा, आगे चलकर आप यहां तक पहुंचेंगे,
खराब स्थिति होगी, बुरी स्थिति होगी, इस चीज से पीड़ित है, तमाम चीजें, ठीक ना। कौन कहता है? एक भविष्य वक्ता। किससे? हाथ की रेखाओं से। ठीक उसी तरह जो एक इकोनॉमिक्स्ट होता है, मतलब अर्थशास्त्री होता है, अर्थात एक विशेषज्ञ होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समझिए होता है, वो इसी बैलेंस शीट की सहायता से वो क्या करता है? बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी बताता है कि ये बिजनेस हमारा इस स्टेप पर है, इस सिचुएशन में है, इस कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और टॉपिक जो पढ़ाना है मैंने नोट कर लिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो, एक सीक्वेंस से चले। प्रश्न ये उठता है कि हमारा इस आर्थिक चिट्ठे के क्या उद्देश्य है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थात जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इस बैलेंस शीट बनाने के पीछे रीजन क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसके क्या पर्पज है। तो भाई पर्पज तो इसका बहुत सारा है। पहला पर्पज, सबसे पहले मेन पर्पज कि वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए, स्थिति की जानकारी के लिए, इसके लिए भी बनाया जाता है। सबसे मेन पर्पज हमारा यही है। इसके अलावा देनदारों, देनदार मतलब डेप्टर्स की जानकारी के लिए बनाया जाता है कि कुल हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में कितने डेप्टर्स हैं जिनसे हमने पैसा लिया है। अगला लेनदारों मीन्स क्रेडिटर्स की जानकारी के लिए, इस पर्पस से भी बनाया जाता है। और किस किस चीज के लिए बनाया जाता है? रोकड़ की जानकारी के लिए, रोकड़ मीन्स कैश की जानकारी के लिए भी बनाया जाता है कि हमें एक व्यवसाय में, मेरे बिजनेस में कितना कैश है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। और किस चीज के लिए बनाया जाता है कि हमारी पूंजी की जानकारी के लिए, पूंजी मीन्स कैपिटल की जानकारी के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा। और किस चीज की जानकारी के लिए, और भी मेन है, हमें शुद्ध लाभ या हानि और साथ में ड्राइंग, आहरण की जानकारी के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट इस साल हुआ है या नेट लॉस हुआ है, या कितना हमने पैसा विड्रॉ किया है, मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। इसके अलावा हमारे जितने भी अदत्त व्यय हैं, अदत्त व्यय मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकी जानकारी के लिए। और किस लिए बनाया जाता है? जितने हमारे पूर्वदत्त व्यय हैं, माने प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकी जानकारी के लिए। हमारे व्यवसाय में कुल संपत्तियां कितनी हैं, कौन कौन सी टाइप की संपत्ति लगी है, मतलब हमारी एसेट्स की जानकारी के लिए। और किस लिए? हमारी कुल लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज मतलब हमारे दायित्व की जानकारी के लिए भी बनाया जाता है। ये सारे रीजन हैं जिसके वजह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। प्रश्न अब ये उठता है कि जो हमारा जो बैलेंस शीट बनता है, एक चीज और भी बता दे रहा, मैंने आपको जब ये टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहले ट्रेडिंग बताया, फिर पीएल बताया, और आज आपका बैलेंस शीट। अभी इसमें का एक पार्ट और बचा हुआ, वो क्या है? एडजस्टमेंट। तो भाई अगला जो लेक्चर होगा हमारा एडजस्टमेंट पर होगा, क्योंकि जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तो समझिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस और आर्थिक चिट्ठे का पूरा कोर्स, पूरा मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुद्दे पे चलते हैं। ठीक, बैलेंस शीट बनाने की विधियां, ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शीट बनाने की दो विधियां, एक विधि है तरलता विधि जिसको लिक्विडिटी मेथड कहा जाता है, पूछता है अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन में कि कितने मेथड है तो दो। और दूसरा है अस्थाई विधि मतलब परमानेंस मेथड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो तरलता विधि हमारी होती है, माने लिक्विडिटी मेथड जो होता है,
उसकी खासियत ये होती है कि जैसे कि जानते हैं कि एक तरफ हमारा लायबिलिटीज होता है और एक तरफ एसेट्स होता है। तरलता विधि में जो हमारा कैपिटल लिखा जाता है, एक कैपिटल एकदम लास्ट में लिखा जाएगा। वैसे जनरली कैपिटल हम सबसे पहले लायबिलिटी में लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में एक फॉर्मेट बताकर। और इसमें कैश जो होता है वो पहले लिखा जाता है। एसेट तरलता विधि का मतलब होता है कि जितनी तरल से तरल संपत्तियां हैं उसे हम पहले लिखें, तरल से तरल दायित्व है उसे हम पहले लिखें, जितनी अस्थाई संपत्तियां हैं उसे बाद में लिखें, जितने अस्थाई दायित्व है उसे बाद में लिखें। और अस्थायित्व मेथड, अस्थाई विधि एक आती है कि हम जब भी बैलेंस शीट को शुरू करें तो एक तरफ जैसे कि लायबिलिटीज और दूसरे साइड जैसे कि एसेट्स होता है, तो हम शुरुआत यहां पर कैपिटल से करें। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी अस्थाई दायित्व है इसको हम पहले लिखें, और जितने भी हमारी अस्थाई, अस्थाई मीन्स फिक्स्ड एसेट्स है इसको हम पहले लिखें, और चालू दायित्व या चालू संपत्तियों को बाद में लिखें। इस पर चर्चा हम अभी करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। दो मेथड होते हैं, यहाँ क्या जाने आप लोग, हर एक पेज पर कुछ नया कुछ टॉपिक मिलेगा जिसे नोट कर लीजिएगा। बैलेंस शीट बनाने की कितनी विधियां? दो, तरलता विधि, अस्थाई विधि। तरलता विधि में क्या होता है और अस्थाई विधि में क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा इसके कुछ टर्म्स के बारे में जानिए। हमारा जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है एसेट्स। संपत्ति किसे कहते हैं बताइए, संपत्ति बताइए किसे कहते हैं, फटाफट बताइए। संपत्तियां क्या होती है? कि व्यवसाय में कोई ऐसी वस्तु जिसके अधिकार पर हम लंबे समय तक प्रयोग करें या अपना अधिकार लंबे समय तक बनाए रखें, और केवल अधिकार बनाए ना रखें, उससे लाभ भी लंबे समय तक पाते रहे, यानी कम समय से लेकर लंबे समय तक, उसे हम संपत्ति कहते हैं। संपत्ति का मतलब है कि एक तरह से एक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग आज से लेकर अनेकों वर्षों तक हम निरंतर करते रहें और उस पर हमारा स्वामित्व तो बना रहे। अब जो ये संपत्तियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती है? तो भाई संपत्तियों को जो क्लासिफाइड अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग टाइप के किया गया है, लेकिन मुख्यतः इसकी जो संपत्तियां हैं वो 4 प्रकार की होती है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि संपत्तियों को प्रकार कौन कौन है। तो भाई अस्थाई संपत्ति, फिक्स एसेट्स, चालू संपत्ति माने करंट एसेट्स, नाशवान संपत्ति मतलब वास्टिंग एसेट्स, और बनावटी संपत्ति मतलब फिक्टिटियस एसेट्स। अब थोड़ा जानते हैं कि हमारा अस्थाई संपत्ति क्या होता है। अस्थाई संपत्ति का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति जिसका उपयोग दीर्घ अवधि तक करते हैं, दीर्घ अवधि तक किया जाता है। दीर्घ अवधि मतलब 5, 7, 10 सालों तक। तो ऐसी संपत्तियों को हम क्या कहते हैं? अस्थाई संपत्ति। अब इसका उपयोग दीर्घ अवधि तक करेंगे तो इससे लाभ भी हम दीर्घ अवधि तक प्राप्त करेंगे। भाई करेंगे कि नहीं? मैंने मान लीजिए कि आपने लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर एक दिन के लिए खरीदेंगे ना, लंबे समय के लिए खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह की संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियां हमारी आती है, थोड़ा सा एक सेकंड। इस तरह की संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्ति आती है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, मशीन आता है, ठीक ना, और क्या आता है? फर्नीचर आता है, कोई मोटर गाड़ी है वो आता है। इस तरह की संपत्तियों के बहुत सारे एग्जाम्पल है। अस्थाई जो संपत्ति होती है इसको एक और नाम से जानते हैं, दीर्घकालीन संपत्ति।
इसको किस नाम से जानते हैं? दीर्घकालीन संपत्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है, माने लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसे और भी नाम से जाना जाता है पूंजीगत संपत्ति। पूंजीगत संपत्ति मतलब कैपिटल एसेट्स, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब बारी आती है चालू संपत्ति को। चालू संपत्ति को हम करंट एसेट्स बोलते हैं, इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी बोला जाता है। अब ये क्या होती है कि ये ऐसी संपत्ति, ध्यान से समझिए, कि ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग वर्तमान में लाभ कमाने के लिए किया जाता है। इसकी अवधि कितनी होती है सामान्यतः भाई? जीरो से, चूंकि तरल संपत्ति का मेंशन नहीं किए हैं, तो 0 से लेकर 5 वर्ष तक मान लीजिए, 2 वर्ष तक मान लीजिए, 3 वर्ष तक मान लीजिए, ये अवधि आपकी होती है। अस्थायी जो संपत्ति है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि चालू संपत्ति में ही कई संपत्ति आती है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, हमारा कैश आ जाएगा, डेप्टर्स आ जाएगा, ठीक ना, BR आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, प्रीपेड आ जाएगा, ये सारी संपत्तियां आती हैं। इसको हम कई नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको हम अस्थायी संपत्ति भी कहते हैं, ठीक ना, और क्या कहते हैं? चक्रीय संपत्ति भी कहते हैं, चक्रीय संपत्ति। ध्यान दीजिएगा, ये नाम जो लिख रहे हैं कंपटीशन में यही पूछता है इसके किस नाम से जाना जाता है, इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है नाशवान संपत्ति। ये क्या संपत्ति होती है कि ऐसी संपत्ति जिसका हम प्रयोग रियल में होता तो है, प्रयोग भी करते हैं, मगर एक समय के बाद उसका जीवन नष्ट हो जाता है, तो ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं? नाशवान संपत्ति। लिखिए, इसमें है वह संपत्ति जिसका प्रयोग के एक समय बाद जीवन नष्ट हो जाता, उसे हम नाशवान संपत्ति कहते हैं। नाशवान संपत्ति का मतलब ये होता है, जैसे कि सपोज करिए कि खान का मतलब कोयले की खान। किसी भी तरीके की कोयले की जो खान होती है, कोई जरूरी कोयला है, कोई और भी मिनरल्स वगैरह हो सकता है, वो हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं उसमें। अब उसमें से यूज करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? वास्टेज। इसी तरह एक और एग्जाम्पल इसमें है पशुधन। पशुधन मतलब लिव स्टॉक। इसका मतलब है जीवित जैसे पशु हैं, तो पशु हम चाहे दूध के पर्पज से रखे हों, चाहे खेत जोतने के लिए रखे हों, चाहे कोई गाड़ी चलाने के लिए रखे हों, चाहे उस पर सवारी करने के लिए रखे हों, वो हमारे जब तक है और जीवित है तो संपत्ति है, लेकिन खत्म होने के बाद से उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं नाशवान संपत्ति। एक और आता है बनावटी संपत्ति। ये क्या होता है? ये इस तरह की संपत्ति है कि जो वास्तव में, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में संपत्ति नहीं है, मतलब हमारी एसेट्स संपत्ति नहीं, मगर संपत्ति मान लिया जाता है, संपत्ति मान लिया जाता, संपत्ति है नहीं मगर संपत्ति मान लिया जाता। तो ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं? वास्तविक बनावटी संपत्ति। बनावटी संपत्तियों में जैसे आता है लाभ-हानि खाते का डेबिट शीट, ठीक ना, लाभ-हानि खाते का डेबिट शीट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। और भी देखते हैं कुछ है बनावटी संपत्ति में, हाँ बस यही है, यही मुख्य है
यही संपत्ति हमारी फिक्टिटियस एसेट्स के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियां। इस विशेष प्रकार की संपत्तियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति का मतलब क्या है? अमूर्त का मतलब है जिसे न छू सकें, न देख सकें, केवल उसकी फीलिंग कर सकें, महसूस कर सकें। मतलब कि ऐसी संपत्ति ध्यान दीजिएगा जिसे न देखा जा सके, न देखा जा सके, न छुआ जा सके, केवल महसूस किया जा सके। और भी एक चीज है, और उसका बाजार में क्रय विक्रय किया जा सके, ऐसी संपत्तियों को अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। अमूर्त संपत्तियों में मुख्य एग्जाम्पल हमारे हैं। सबसे पहला हमारा आता है ख्याति, जिसको हम कहते हैं गुडविल। दूसरा आता है हमारा पेटेंट। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडमार्क। इसके बाद एक आता है कॉपीराइट। ये हमारी जो है ये अमूर्त संपत्तियों को एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा हम करते हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब है किसी व्यक्ति की नाम या प्रसिद्धि। पेटेंट क्या है भाई? एक सर्टिफिकेट। देखिए, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये तीनों एक सरकार के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि आप पर इस सामान का यूज आपने ठीक ढंग से किया और इस पर आपका अधिकार है। ट्रेडमार्क एक चिन्ह बताता है। कॉपीराइट, ये आपकी नकल कोई नहीं कर सकता। तीन जो है सर्टिफिकेट है, और ख्याति आपकी नाम और प्रसिद्धि। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि लायबिलिटीज के बारे में, कि भाई लायबिलिटीज होता क्या है, दायित्व क्या है। दायित्व को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक का नाम है चालू दायित्व, दूसरे का नाम है अस्थायी दायित्व, और तीसरे का नाम है संभाव्य दायित्व। ठीक है, चालू दायित्व के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो भाई चालू दायित्व क्या होता है? चालू दायित्व का मतलब होता है कि एक ऐसा दायित्व, ध्यान दीजिएगा, ऐसा दायित्व जिसका भुगतान, ध्यान दीजिएगा, जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना होता। मतलब हमने किसी से पैसा लिया है और उसका पेमेंट जल्दी ये करना है। अब फिक्स नहीं है कि 1 वर्ष, 1.5 वर्ष हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो वर्ष है 1 वर्ष है। 2-4 महीना भी हो सकता है, 1-2 दिन भी हो सकता है, तो उसे चालू दायित्व हम बोलते हैं। अब बारी आती है जो चालू दायित्व की। हाँ, चालू दायित्व में एग्जाम्पल इसके कुछ हैं। एग्जाम्पल में आपका आता है आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स भी आ जाएगा, और क्या भी आ जाएगा, बताइए, कुछ याद करिए। आपका शॉर्ट टर्म लोन भी आ जाएगा, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है, भी आ जाता है। ये हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के एग्जाम्पल है। अस्थायी दायित्व क्या है? अस्थायी दायित्व का मतलब है कि जिसका भुगतान, ध्यान दीजिएगा, जिसका भुगतान लंबी अवधि के बाद किया जाता है, लंबी अवधि के बाद करना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं?
अस्थायी। अस्थायी दायित्व के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दीर्घकालीन दायित्व, ध्यान दीजिएगा, दीर्घकालीन दायित्व, मान लीजिए कोई ऋण आ गया, और क्या क्या आएगा भाई इसमें? इसमें कोई ऋण आ गया, बंधक ऋण आ जाएगा, ऋण पत्र आ जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। एक होता है संभाव्य दायित्व, कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा दायित्व, ध्यान दीजिएगा, दायित्व जिसका भुगतान भविष्य में करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है। ऐसे दायित्व को संभाव्य दायित्व कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का मुकदमा का निर्णय, मुकदमा का जो डिसीजन है वो फ्यूचर के लिए फिक्स है कि मेरे पक्ष में भी आ सकता है और विपक्ष में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ठीक इसी तरह हम व्ययों का वर्गीकरण, मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इस एक्सपेंसेस को किस तरह कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है? तो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक हमारा है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय और स्थगित आयगत व्यय। क्योंकि इसको एक अलग चैप्टर में भी बताया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे कर सकते हैं। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय को अंग्रेजी में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यय जिनका प्रयोग किसी अस्थायी संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति को क्रय करने, बनाने, निर्माण करने, पुनः उपयोग में लाने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। जैसे हमको एक जमीन खरीदना है, यहाँ पे जो खर्चा करेंगे पूंजीगत व्यय। हमें मकान बनवाना है, यहाँ पे जो खर्च करेंगे पूंजीगत व्यय। पुराना मकान खरीदना है तो भी पूंजीगत, पुराने मकान को नए मकान में कन्वर्ट करना है तो भी पूंजीगत व्यय। मतलब किसी भी अस्थायी संपत्ति का क्रय करने, पुनर्निर्माण करने, बनाने या पुनः उसको उपयोग में लाने के लिए जो खर्च किए जाते हैं वो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वे सारे खर्च शामिल होते हैं जो उस मशीन को, उस संपत्ति को, उस अस्थायी संपत्ति को ये सारे काम करने के लिए, क्रय करने, निर्माण करने, पुनः उपयोग में लाने या बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है इसमें आयगत व्यय। आयगत व्यय का मतलब क्या होता है? कि वह व्यय, ध्यान दीजिएगा, वह व्यय जो लाभ कमाने, ध्यान दीजिएगा, लाभ कमाने पहला पॉइंट है, और सेकंड क्या है? कच्चा माल क्रय करने, ये दूसरा पॉइंट है, और क्या है? व्यवसाय संचालन करने, ये तीसरा पॉइंट है। के लिए किए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? आयगत व्यय। मतलब कि कुछ खर्चे ऐसे करते हैं कि हमको तुरंत फायदा, कुछ खर्चे ऐसे करते हैं कि हमारा सामान तुरंत खरीदा जाए, कुछ खर्चे ऐसे करते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे।
तो व्यवसाय चलाने, लाभ कमाने और कच्चा माल खरीदने के लिए या अपनी शीघ्र जरूरत को पूरा करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं वो आयगत व्यय कहलाते हैं। एक होता है स्थगित आयगत व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। ये नियमतः तो ये आयगत ही होते हैं, लेकिन इन्हें स्थगित आयगत व्यय नाम दिया गया। इसके जैसे एग्जाम्पल है विकास व्यय, विशेष विज्ञापन व्यय, विशेष विज्ञापन व्यय, प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय, या कोई अनुसंधान व्यय, अनुसंधान व्यय, और भी बहुत सारे हैं। इन व्ययों को लिखने का मतलब ये है, पूछता है कि कौन इसमें से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इन व्ययों की विशेषता ये होती है कि यह व्यय एक बहुत बड़े अमाउंट की होती है। बहुत बड़े अमाउंट का मतलब है कि ज्यादा अमाउंट का होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि इसके जो खर्चे होते हैं पूरी राशि एक बार खर्च नहीं की जाती, कुछ इस साल, कुछ अगले साल, कुछ अगले साल। मतलब बड़ा अमाउंट पहले से प्लानिंग कर लिया जाता है कि हमको खर्च करना है, लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है और एक लंबे समय तक इससे लाभ कमाया जाता है, इससे उपयोगी बनाया जाता है, तो उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक ना। एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि जो एग्जाम में इसमें से पूछता है कि जितना व्यय इसमें से खर्च किया गया उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और जो अमाउंट बच गया उसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि थोड़ा सा कैपिटल के बारे में बताना कि कैपिटल रियल में है क्या, पूंजी क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल जो होती है वो चार तरीके की होती है। पहला है कार्यशील पूंजी, दूसरा ऋण पूंजी, तीसरा स्थायी या अस्थायी व अस्थायी पूंजी, और अगला है अविकर्ष पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी के बारे में दिया गया है कि जो पूंजी जिस पूंजी से व्यवसाय का संचालन किया जाता है, संचालन होता है, उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का अंग्रेजी में कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है जब हम करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो जो आता है वर्किंग कैपिटल होता है। ये अक्सर ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला पूछता है। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल का सूत्र क्या होता है। एक होता है हमारा ऋण पूंजी। भाई ऋण पूंजी का मतलब क्या है कि वह पूंजी, ठीक ना, जो ऋण का भुगतान के लिए बचा कर रखी जाती है, बचा कर रखी जाती है, उसे हम बोलते हैं ऋण पूंजी। ठीक है, ऋण पूंजी में खास तौर से जो पूंजी होती है वो एक तरह से ऋण या ऋण पत्र के रूप में होती है। देखते होंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोन, ऋण या बंधक ऋण या ऋण पत्र दिखाते हैं, तो उस ऋण से तो हमारी पूंजी बढ़ जाती है मगर रहता है हमारा लायबिलिटी। एक होता है अस्थाई व अस्थाई पूंजी। इसमें दो चीजें हैं। अस्थाई पूंजी का मतलब है कि कुछ पूंजी ऐसी होती है जिसका उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं। अब कुछ पूंजी ऐसी होती है जो अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी का मतलब है जिसका शॉर्टकट माने कम टाइम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही तरीके की जो पूंजियां होती हैं वो व्यापार में होना कंपलसरी है, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए जिसका हम लंबे समय तक व्यवसाय में टिके रहें, और कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए, कैपिटल हमारी होनी चाहिए जिसका डेली बाई डेली बिजनेस में हम ऑपरेट करते रहे।
एक होता है अधिविकर्ष पूंजी। ये क्या होता है? अधिविकर्ष का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि सपोज करिए कि आपके बैंक अकाउंट में सपोज करिए कि 5,000 जमा है। क्या है? 5,000 डिपॉजिट। हमने 10,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। ये पॉसिबल है? ये 10,000 निकाल लेंगे? है, सबको तो नहीं है लेकिन है। जब डेली का कस्टमर रहेगा, अच्छा कस्टमर रहेगा, अच्छा बिजनेसमैन रहेगा, जिसका ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा, तो बैंक फैसिलिटी देगी कि भाई आपको आज जरूरत है तो हम कुछ ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तो जितना ज्यादा निकाला, सपोज करिए कि 5,000 एक्स्ट्रा निकाला, तो ये एक्स्ट्रा कहलाएगा ओवरड्राफ्ट। और वो ओवरड्राफ्ट जितने दिन तक वो रहेगा एक तरह से कर्जा माना जाता है। अब कर्जे पर क्या होता है? ब्याज दे होता है, मतलब उसे ऋण माना जाता है। लेकिन इसका ओवरड्राफ्ट का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि डिपॉजिट कम है, कहीं से लिया तो नहीं है, जमा कम है और बैंक से ज्यादा लिया गया है, इसलिए ओवरड्राफ्ट माना जाता है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे हम चलते हैं। मेन मुद्दा का मतलब है कि जो हमारा ये बैलेंस शीट है, इसका मैंने एक सैंपल लिखा है। यह जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, शुरू में बताया था कि आर्थिक चिट्ठा बनाने की 2 विधियां। एक था कौन सा विधि? तरलता विधि, और एक था अस्थाई विधि। यह फॉर्मेट जो मैंने बनाया है कि अस्थाई विधि के आधार पर, अस्थाई विधि को अस्थायित्व मेथड भी कहते हैं, ठीक ना? स्टेबिलिटी मेथड मतलब अस्थायित्व के आधार पर। इसमें क्या है कि बैलेंस शीट जब भी बनाया जाता है तो फॉर्मेट हमारा रहता है नीचे एज ऑन 31 मार्च, और इस साइड में लायबिलिटीज और इस साइड में एसेट्स। बैलेंस शीट की एक खासियत होती है कि इसमें टू और वाई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल में टू और वाई को प्रयोग करते हैं, डेबिट में टू और क्रेडिट में वाई। लेकिन इसमें हमारा जो बाएं साइड में पूछता है अक्सर, आर्थिक चिट्ठे के बाएं पक्ष में कौन सा पार्ट होता है? तो लायबिलिटी। आर्थिक चिट्ठे के दाहिने साइड में क्या होता है? एसेट्स। अब हम बात कर रहे थे अस्थायित्व के आधार पर। अस्थायित्व मेथड के अंतर्गत जो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो सबसे फिक्स एसेट्स होती है उसको पहले लिखते हैं, जैसे कि गुडविल मतलब ख्याति, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, डिजाइन, लिव स्टॉक, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसमें ध्यान से देखिएगा कि जितनी भी हम एसेट्स लिखे हैं, इसका जो चालू मतलब लिक्विडेशन माने है, मतलब लिक्विडिटी है, धीरे धीरे गिरती जा रही है। मतलब कहने का मतलब फिक्स सबसे ऊपर, करंट नीचे और लिक्विड एसेट्स नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से तरलता के क्रम में, मतलब हाई से लेकर लो तक, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ देते हैं और नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं, नेट लॉस घटा देते हैं। इसमें एक चीज और भी घटाया जाता है, इसमें एक ड्राइंग भी नाम आता है, ड्राइंग को भी घटा दिया जाता है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस लिखा जाता है। रिजर्व का मतलब है किसी भी टाइप का संचय। फिर लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लोन हो, चाहे डिवेंचर हो चाहे लोन हो। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अनएक्रूड इनकम या एडवांस रिसीवेबल, और बिल्स। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, सबसे अस्थाई होगी ऊपर, उससे कम नीचे, उससे कम नीचे। लेकिन जब यहीं पे बात करें हम तरलता विधि के अंतर्गत, तो तरलता विधि के अंतर्गत जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, उसकी शुरुआत ऐसे समझिएगा, इसको हम ऐसे उलाट देंगे। ऐसे उलाट देने का मतलब है कि हम इधर से शुरू करेंगे, एसेट्स में कैश इन हैंड पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे मतलब लास्ट में गुडविल लिखा जाएगा नीचे, ठीक ना। मतलब ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है अस्थायित्व विधि है। जब तरलता विधि के अंतर्गत आएंगे तो नीचे से लिखना शुरू करेंगे, माने नीचे वाला पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे आखिरी में ये। और तरलता विधि के अंतर्गत आएंगे तो लायबिलिटी जब बनाएंगे तो इसको पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब लास्ट में हम कैपिटल दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है मेथड में। तो इस तरह आप लोग का फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इस पर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक दिन लेक्चर में मैं बता दूंगा।
ट्रेडिंग, पीएल और फाइनल अकाउंट का। उसके बाद से एडजस्टमेंट एंट्री चलेगी, एडजस्टमेंट के बाद से फिर आगे जो सिलेबस होगा चलेगा। तो कंटिन्यू इसी तरह पढ़ते रहिए, डेली बाय डेली का क्लास अटेंड करते रहिए, नोट करते रहिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जो हार्ड होगा उसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करिए, बाय।